बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। आज सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर यह है कि मरियम नवाज शरीफ वापस आ चुकी है पाकिस्तान में। अपनी सियासी कैंपेन का आगाज़ उन्होंने किया और इस कैंपेन के अंदर उन्होंने सबसे पहले उन लोगों को निशाने पर लिया जो कि मौरूसी सियासत की बात कर रहे हैं, चाहे वो पार्टी के अंदर हो बाहर हो। अब उनका निशाना कौन था, किसकी तरफ उनका हवाला था, ये तो वही बता सकती है या उनके करीबी रुफ़का जो कि मरियम नवाज शरीफ की सोच को समझते हैं। अहम बात यह भी है कि मरियम नवाज शरीफ ने आज एक दफ़ा फिर उस जारहाना बयानिए की तरफ इशारा किया, उसको इनिशिएट किया, दोबारा स्टार्ट किया, जो कि शायद मुस्लिम लीग नून बड़े अरसे से लैक कर रही थी। ये मुस्लिम लीग नून को सियासी डिविडेंड देगा या नहीं, ये तो उस वक्त पता चलेगा जब मुस्लिम लीग नून इंतखाब के मैदान में आएगी, लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, तब पता चलेगा कि क्या मुस्लिम लीग नून के पास वही मकबूलियत है जो कि एक ज़माने में ऑपोजिशन में मुस्लिम लीग नून इंजॉय करती रही, बड़ी कसीर तादाद में बाई इलेक्शंस जीतती रही। लेकिन जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले कुछ अरसे का, वो तो बहुत मायूस कुन है। लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून ये तमाम सपोर्ट अपने वोटर की, अपने सपोर्टर की विन बैक कर सकती है, दोबारा ले सकती है, ये सिर्फ वक्त बताएगा। मुस्लिम लीग नून के अंदर मियां नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज शरीफ यकीनी तौर पर एक पॉपुलर लीडर है, लेकिन क्या मरियम नवाज शरीफ ये जिम्मेदारी एज चीफ ऑर्गेनाइजर या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वाकई इसको निभा पाएंगी, इसका फैसला भी वक्त करेगा और मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ा अपहिल टास्क होगा। साथ ही साथ ये बात भी जहन में रखिए कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर अब उसूल ना पहले कोई इतना रेलिवेंट था, अब भी नहीं रहा। हम कहते थे कि मॉरल साइड ऑफ थिंग्स ऐसी होती हैं जिनको शायद अंडर डिस्कशन नहीं आना चाहिए, नेशनल टेलीविजन के ऊपर बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जो कि जब अदालतों में चले जाएं तो फिर सवाल उनके ऊपर होता है। जैसे जनाब इमरान खान की जो साहबजादी है, मुबैना साहबजादी में कहूँगा इसलिए कि इमरान खान साहब ने आज भी जवाब फाइल करते वक्त उनको बहसियत वालिद ओन नहीं किया, यानी ना तस्दीक की तरदीद की। इमरान खान साहब का जवाब इसलिए भी अहम है कि इमरान खान साहब ने यह प्ली ली है कि क्योंकि वो इस वक्त मेंबर कौमी असेंबली नहीं है, लिहाजा अदालत के अंदर ये जो पिटिशन है ये इन्फेक्शस हो जाएगी, ये तो समाअत इसकी हो ही नहीं सकती। जबकि इमरान खान साहब के वकला बखूबी जानते हैं कि मामला ये नहीं है, मामला ये है कि क्या इमरान खान साहब अगर अपनी साहबजादी को ओन नहीं करते, और अगर ओन करते हैं तो डिक्लेयर नहीं करते, और अगर डिक्लेयर करते हैं तो सही डिक्लेयर नहीं करते, अगर ऐसा है तो क्या इमरान खान साहब क्वालिफाइड हैं कि वो मेंबर कौमी असेंबली मुंतखब हो सकें। यहां हवाला इसलिए भी दिया जाता है कि आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत और वहां पर मौजूद मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान का ये ख्याल है और ये तासुर उनकी ऑब्जर्वेशन से भी आया है, जिसमें मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान फरमाते हैं कि 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली एक बड़ा सख्त कदम है और एक बड़ी सख्त सज़ा है। क्या मियां नवाज शरीफ को जब यह सज़ा दी गई तो उसके बाद अब रवैया तब्दील है? क्या सोचा यह जा रहा है कि वाकई ये सज़ा बहुत सख्त थी, और अगर ये सज़ा सख्त थी तो एक शख्स, एक 2/3 अक्सरियत के वज़ीर आज़म को जब आप बेटे से तनख्वाह ना लेने पर, यानी कि एक प्रिजम्पटिव चीज़ के ऊपर आप डिस्क्वालीफाई कर देते हैं फॉर लाइफ, तो क्या अगर कोई और भी मिस डिक्लेरेशन करता है, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, क्या वो उन स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरता है 62(1)F के? ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। ये बातें अपनी जगह पाकिस्तान की सियासत के अंदर आम है, लेकिन कुछ बातें रिकॉर्ड के लिए इसलिए कि जनाब इमरान खान जब आज बातें कर रहे थे, उन्होंने खिताब किया बहसियत साबिक वज़ीर आज़म, उन्होंने आज बड़ी क्लियरली कहा कि ना मैं दहशत गर्दी का ज़िम्मेदार हूँ, ना मैं मुल्क में महंगाई का ज़िम्मेदार हूँ, क्योंकि मेरी तो हुकूमत ही नहीं है। उन लोगों से पूछा जाए जो 30-30 साल हुकूमतों में रहे हैं और ये सब कुछ तो किसी और का किया धरा है, हम तो मेरे ऊपर यानी इमरान खान साहब के ऊपर इसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं आती। जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब आज सवाल कर रहे हैं, और आज वो सवाल ये कर रहे हैं कि भाई इन लोगों को वापस किसने आने दिया, इनको किसने बुलाया, इनको रिहेबिलिटेट करने का, इनको दोबारा से रीइंटेन की बातें कौन कर रहा था? जवाब आप भी जानते हैं, जवाब मैं भी जानता हूं, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्या फरमा रहे थे, ज़रा सुनिएगा।
2010 से लेकर आज तक 417 अरब रुपए सिर्फ इस मुद्दे में, ये सिर्फ और सिर्फ मुख्तस थी उनकी जो काउंटर टेररिज्म कैपेसिटीज को, कैपेबिलिटीज को बिल्ड करने के लिए। 10 साल पीटीआई वहां पर हुकूमत बनी, 10 साल, तो ये 417 अरब रुपए कहाँ गया? सवाल ये पैदा होता है कि इनको कौन वापस लेके आया? किसने कहा था ये जिहादी हैं और ये पाकिस्तान के दोस्त हैं? किसने कहा था कि ये इन्होंने हथियार डाल दिए और जनाब ये बिल्कुल पाकिस्तान के अमन और तरक्की में हिस्सा होंगे? मेन स्ट्रीम पूरी कौम मुझसे और आपसे और तमाम उन मुक़्तदर शख्सियात और इदारों से पुकार कर पूछ रही है कि इसका जवाब दें। इसका साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान और जनाब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब मुतअद्दिद मकामात पर क्या फरमाते रहे और आज ये बात इसको मानने से इनकारी क्यों है कि जो कुछ हुआ वो उनके वक्त के अंदर हुआ। उस वक्त इस मामले का बाकायदा आगाज़ हुआ, रीइंटीग्रेशन की बातें हुई, फाइटर्स को वापस लाने की बातें हुई। ये मैं और आप तो कर नहीं रहे थे, ये कौन कर रहा था? जब बात हकायक की हो रही है तो लोग ये भी पूछते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान साहब की बड़ी तवील हुकूमत रही है। आज भी अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फेडरल जो प्रोविंशियल कैपिटल है यानी पेशावर, वहाँ पर CCTV सिस्टम सेफ सिटी का प्रोजेक्ट जो है वो नहीं अभी तक इनिशिएट हो सका, वो चल नहीं सका। वहाँ पर CTD की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई, वहाँ पर कोई साइंटिफिक लैब नहीं बनी जो कि पंजाब के अंदर बहुत पहले बन चुकी थी शहबाज शरीफ साहब के ज़माने के अंदर। उसका जवाब खैबर पख्तूनख्वा के साबिक हुक्मरान ये देते हैं कि हमें तो वफाक ने पैसे ही नहीं दिए। लेकिन जो बजट खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को मिलता रहा, लॉ एंड ऑर्डर याद रखिए वो एक सूबाई मामला है। क्या कैपेसिटी बिल्डिंग की गई पुलिस की, CTD की और बहुत से इदारों की, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने क्या किया? ये सवाल अपनी जगह मौजूद है और रहेगा। लेकिन एक बात मैं बार बार फैक्ट्स की क्यों करता हूँ कि ये बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। जनाब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, PDM की हुकूमत है, लेकिन जो मौजूदा वफाकी वज़ीर दाखिला हैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब, जून 2022 के अंदर इनके बारे में वो क्या फरमा रहे थे, जरा सुनिए। ऐसे लोगों को जिनको बहकाया गया और जिनको रियासत के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, उनमें से कुछ किरदार तो ऐसे हैं कि जिनका जुर्म जो है नाकाबिले माफ़ी है। उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं, उनके साथ उनकी फैमिलीज हैं, उनके बच्चे हैं, तो क्या उनको वापस नहीं लाना चाहिए या क्या उनको उसी जगह पे उन हालात के रहमो करम पे छोड़ देना चाहिए कि वो कल को जो है वो भी बड़े होके जो है वो उसी माहौल में आगे पले बड़े और वो भी दहशतगर्द बन जाए? तो इसलिए इसमें एक राय मौजूद है कि उनको ये मौका दिया जाए कि वो अपना हथियार जो है वो रखें और एक शरीफ शहरी के तौर पे, लॉ अबाइडिंग सिटीजन के तौर पे कानून और आइन को तस्लीम करते हुए जो आगे सोसाइटी का जो है वो हिस्सा बने। ये क्लिप्स मैंने इसलिए चलवाए कि आपको भी बहसियत पाकिस्तानी अवेयरनेस होनी चाहिए और ये बात जहन में रखिए कि पाकिस्तान के अंदर एक और बदकिस्मत हकीकत ये है कि चाहे वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज शरीफ हों, चाहे इमरान खान साहब हों, चाहे मियाँ शहबाज शरीफ हों, मसला ये है कि हमारे यहाँ वज़राए आज़म भी मुकम्मल तौर पर ताकतवर नहीं होते किसी पॉलिसी को मुरतब करने के लिए। हाँ, इमरान खान साहब की इंक्लिनेशन क्या रही है और क्या वो कहते रहे पिछले कुछ अरसे के अंदर, बल्कि काफ़ी अरसे के अंदर, वो तो हमारे सबके सामने। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर हैं पाकिस्तान, उनके बड़े अहम रुकन हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुर्तज़ा सुलंगी साहब, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया सुलंगी साहब, आप तशरीफ़ लाए और हमें वक्त दिया। जनाब इरशाद भट्टी साहब, जनाब सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, कॉलम नवीस हैं, और इरशाद भट्टी साहब को हमेशा मैं कहता हूँ हमारे भाई हैं, उनकी अज़मत बेशुमार है और मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, मैं उनकी अज़मत के किस्से मुकम्मल नहीं कर पाऊँगा, लिहाजा मैं इसी पर इक्तफ़ा करता हूँ जो कि मैंने उनका तारुफ़ करवा दिया है। भट्टी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले ज़रा ये सियासत के ऊपर बात हो जाए। मियाँ नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मरीम नवाज शरीफ साहब आ गई और उन्होंने आज सिलसिला शुरू कर दिया। मियाँ साहब, ये जो उन्होंने कहा कि बहुत से लोग को बातें कर रहे हैं मेरे ओहदे के बारे में और ये कोई मौजूद के बारे में बात कर रहा है, तो मुझे बताइए उनका इशारा किस तरफ था? वो कह रहे हैं कई लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है, तो वो इशारा किस तरफ था उनका? किन लोगों को तकलीफ हो रही है? आपकी जमात के अंदर ही होंगे फिर वो? नहीं मुनीब, जमात के अंदर, जमात के बाहर, ये बाहर वाले तो रेलेवेंट नहीं है ना, जमात के अंदर वाले रेलेवेंट हैं। दोनों रेलेवेंट इसलिए होते हैं कि आपको याद होगा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब ऐसे हालात में आई कि उनको पार्टी की कमान संभालना पड़ी, तो उस वक्त भी बहुत से अंकल्स और बहुत से लोग इस तरह की बातें करते थे। तो फिर वक्त ने साबित किया कि उन्होंने जो पार्टी के लिए ख़ुद को वक्फ किया और उसके बाद कोई उनका सानी ना रह गया।
और अभी मैंने आपको सुना, आपने एक बात की कि आपने कहा कि वक्त बताएगा कि ये इंतखाब ठीक है या वो साबित करेंगी। तो मैं आपको पहले तो गुजारिश कर दूं कि उन्होंने साबित कर चुकी हैं। देखें, जिन हालात में उन्होंने पार्टी के लिए काम करना शुरू किया, ठीक है, उस वक्त इंतकाम का और उस वक्त जुल्म का सूरज सवा नेज़े पे था मुस्लिम लीग के लिए। और आपको याद होगा कि मरीम नवाज शरीफ रात 2-2, 3-3, 4-4 बजे भी अपनी असल मंजिल तक रैली जब निकलती थी, पहुंचती थी, जलसा हो रहा होता था, मगर एक टिक्कर, एक उनका नाम किसी नेशनल टीवी पे ममानत थी, नहीं आ सकता था। मगर इसके बावजूद लोग रात सारी खड़े रहते थे। वजह क्या थी? उस वक्त तो अपोजिशन थी। वजह ये थी कि जो वो बात कर रही थी वो नवाज शरीफ का वो मौक़िफ़ था जो वो तशख़ीस कर चुके थे पाकिस्तान को लाहक बीमारी की, और उसका इलाज बता रही थी। आज उस बीमारी का सारा कुछ आपने अपने ज़िम्मे ले लिया ना। पीडीएम की हुकूमत के अंदर आज शामिल हो गए। आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा को जलसे के अंदर खड़े होकर वजाहतें देनी पड़ रही हैं कि पेट्रोल महंगा क्यों है। पहले तो इमरान खान की हुकूमत थी और पेट्रोल महंगा होता था तो वो बाकायदा तौर पर हर कोई बशमूल मरीम नवाज शरीफ साहिबा के दोबारा सुनाया करता था कि भाई देखो जालिम लोग आवाम के लिए पेट्रोल महंगा कर दिया। आज तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा को दोहरा काम करना पड़ेगा ना, अपने वोटर को वापस लाना है और इस महंगाई का दिफा भी करना है। आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैं आपसे बड़ा फर्क है ना, पुलों के नीचे बहुत सा पानी गुजर चुका है। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, मगर ये लोगों को बताना होगा, हम बताएंगे कि किन हालात में ये हमने पेश की, किन हालात में जब लोगों का एतमाद उठ चुका था अदारों में बैठे लोगों के फैसलों की वजह से, जब तोपों का रुख या गमो गुस्सा अदारों की तरफ लोगों का था, तो हमने वो भी बंदूकें अपनी तरफ की। क्यों? रियासती इदारे थे, ठीक है, हमने ये कहा। आपने वो बयानिया बनाया और आप बाई इलेक्शन जीतते पे जीतते चले गए, मकबूलियत भी की, बड़े बुरे हालात में भी आपने इलेक्शन जीते। लेकिन जब आप इक़्तिदार में आए, यानी पीडीएम के साथ मिलके, उसके बाद से तो बड़ी बुरी तरह लाइन पिटी है आपकी। मियां ये भी आप ठीक कहते हैं, मगर मुकम्मल तौर पे आप ठीक नहीं कह रहे। आप ये ठीक कह रहे हैं कि हमें शिकस्त हुई, मगर उसकी दो वजूहात हैं। सिर्फ हुकूमत लेना और लेने की वजह से ये नतीजा नहीं आया, बल्कि हकीकत ये थी कि 1.5 महीने से पहले मुकम्मल तौर पे सहूलत कारी दी जा रही थी और इंतखाबात में भी मुकम्मल सहूलत कारी इमरान खान को दी जा रही थी। आज तो जिन वजूहात अब आ जाएं कि आज नहीं है। अच्छा। अगर 1.5 माह बाद आज नहीं है तो फिर कोई ज़िमनी इलेक्शन उठा के देख लें। मतलब आप कहते हैं कि अब अगर इलेक्शन होगा तो बहुत फर्क होगा। बहुत फर्क नहीं होगा, नताइज नहीं होंगे, बहुत फर्क नहीं होगा, वाजिया फर्क होगा। मतलब आप ये कहते हैं कि पंजाब में अभी कोई बाई इलेक्शन हो या कोई अगर पंजाब के इलेक्शन जो कि होने चाहिए वक्त पर अप्रैल में, उसके अंदर आप समझते हैं मुस्लिम लीग नून पंजाब में इलेक्शन जीत जाएगी? मैं जीत की नहीं लफ्ज बता रहा, मैं कहता हूँ क्लीन स्वीप करेगी। क्लीन स्वीप? वजह सुन लेना। वजह भाई दो चीजें हैं। मेरे लिए हैरानी इस बात है कि मैं पिछले कुछ दिनों के रिकॉर्ड देख रहा हूँ और ये महंगाई तो फिर मतलब कमाल ही है। जी आप ठीक है, मगर महंगाई और भट्टी साहब का हादसा वहां निकल गया। भट्टी साहब कारदे जी ने ना, उन्होंने पता सारा ही है, मगर बेचारे मुंह तो नहीं कह सकते। अच्छा। मगर मैं आपको ये जरूर अर्ज करता हूँ मुनीफ फारूक साहब कि जब महंगाई इमरान खान के 4 सालों में थी, हम कोट करते थे कि महंगाई बहुत है। बिल्कुल ठीक है, हम महंगाई मार्च करते थे, हम जलसे जुलूस करते थे और हम कहते थे हुकूमत वक्त जो है वो जिम्मेवार है इस चीज़ की। मगर आज अगर महंगाई हो रही है तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई उस वक्त आप महंगाई मार्च करते थे और वक्त की हुकूमत पर आप कहते थे जिम्मेदारी है, तो आज फिर आप पे जिम्मेदारी है। अच्छा, एक सेकंड सवाल ऐसे गुजारिश ये है कि कुछ अर्ज जब ये हुकूमत आती है, मिफ्ता इस्माइल साहब मुल्क के वज़ीर ख़जाना होते हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, मरीम नवाज शरीफ साहिबा ट्वीट करती हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब बहुत बरहम हुए और वो एक मीटिंग भी छोड़कर चले गए कि भैया आप ये लोगों पर क्या बोझ लाद रहे हैं इस महंगाई का। और उसके बाद कुछ मामलात फिर टर्न अराउंड नहीं होते। फिर जनाब इसहाक डार तशरीफ लाते हैं, आज IMF आपसे वो करवा रहा है जो कि शायद 4 महीने पहले करना था, जब आज आप मजबूरी में कर रहे हैं और आपको करना पड़ेगा। आवाम को आज आप वजाहतें देते फिर रहे हैं,
तो सवाल ये है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त नाराज़ होते थे तो क्या आज मियां नवाज शरीफ साहब नाराज़ या नाला नहीं है अपने वज़ीर आज़म पर या अपने वज़ीर ख़जाना पर कि भैया 4 महीने जो इंतज़ार किया, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो कहाँ से कहाँ चले गए, 3.2 बिलियन पर आ गए, तो आपने क्या कमाल किया? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब आज भी इस महंगाई पर खुश नहीं हैं, आज भी नाला हैं कि ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे आवाम को रिलीफ मिले। ठीक है, मगर बात यह है कि उस वक्त ज़्यादा नाला इसलिए थे कि जो उस वक्त के वज़ीर ख़जाना थे, मैं आज आपको बात कह रहा हूँ कि 2 दफ़ा के वो वज़ीर ख़जाना बने जी, मगर मुकम्मल तौर पे वो नामीली पार्टी के शायद नहीं थे उस तरह। मतलब आप ये कह रहे हैं मुफ्ता इस्माइल साहब पार्टी के नॉमिनी नहीं थे? मैं कह रहा हूँ ना, मैं जिम्मेदारी। रात का वक्त है मियां साहब, 11:20 हो रहे हैं, हजम करना नहीं 12 नहीं बजे, 12 नहीं बजे, नहीं तोड़े नहीं बजे, पर हजम करना जरा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। और 12 हजम ना करना नहीं, लेकिन उसको पहला पीडीएम की हुकूमत हो, जनाब शहबाज शरीफ वजीर आजम हो, तो आप कह रहे हैं मुफ्ता इस्माइल साहब नॉमिनी PMLN के नहीं थे? अगर मैं ये बात आपको कह दूं जी कि मुफ्ता इस्माइल साहब मिफ्ता मेरे मुंह से निकला है, मेरे भाई हैं वो छोटे, मगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर वक्त के प्राइम मिनिस्टर को बात कम बताई जाए और उस वक्त का कोई और जो पावरफुल ताकतवर था, अच्छा, उसको ज़्यादा एतमाद में लिया जाए और उसकी बात को ज़्यादा अहमियत दी जाए, अच्छा, तो फिर आपको अंदाज़ा होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप तो फिर ये कह रहे हैं कि मियां साहब की मुफ्ता इस्माइल साहब की रिपोर्टिंग लाइंस कहीं और थी। मैं ज़रा इरशाद भट्टी साहब, वैसे मुर्तज़ा सोलंकी साहब इसका ज़रा तिया पाँचा करेंगे, ये जो नई बात की है, लेकिन ज़रा मुझे सिर्फ आप बताइए 2 बातें। एक ये कि मरियम नवाज शरीफ साहब आ गई हैं और बकौल मियां जावेद लतीफ़ साहब के वो आ भी गई हैं और छा भी जाएंगी और क्लीन स्वीप करेगी अगर पंजाब के अंदर इंतखाबात होते हैं अप्रैल के अंदर, जो कि मैं समझता हूँ होने चाहिए आईनी तौर पर। तो इस बात के रिगार्डलेस के पाकिस्तान में महंगाई ज़बरदस्त किस्म की आ रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, अब कुछ दिनों में और बढ़ेंगी, गैस बिजली और बढ़ेगी, शरह सूद और बढ़ेगा, लोगों पर बोझ और पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक ट्रबलिंग इकॉनमी है, एक स्ट्रगलिंग इकॉनमी है और हमें पाकिस्तान को दोबारा रीबिल्ड करना है, तो ये मुश्किल फैसले होंगे, इम्पैक्ट आवाम पर पड़ेगा। इसके बावजूद जनाब मियां जावेद लतीफ़ साहब फरमाते हैं कि क्लीन स्वीप करेगी PMLN पंजाब के अंदर। मियां जावेद लतीफ़ साहब मोहतरम, काबिल एहतराम, बसद अदब आपकी खिदमत में है कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, मुंतज़िर हूँ कि सितारों की ज़रा आँख लगे, चांद को छत पर बुला लूँगा इशारा करके। वाह, मैं सुभान अल्लाह, कब मैं कुर्बान जाऊँ आपकी इसके हुकूमत मुस्लिम लीग की, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और मुफ्ता इस्माइल पता नहीं कहाँ से आ गए, मेरे ख्याल से। फिर पढ़ता हूँ, मैं मुंतज़िर हूँ कि सितारों की ज़रा आंख लगे, चांद को छत पर बुला लूँगा इशारा करके। तो भाईजान, पहली बात तो ये है कि शाखे तमन्ना हरी है, जली तो नहीं, इश्क की आग दबी है, बुझी तो नहीं। वाह 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 वाह, ये मुशायरा हो रहा है। वैसे मेरा हाथ तंग है शायरी में। भट्टी साहब तज्जिए पर आ जाए, तज्जिए पर आ जाए, तज्जिए पर आ जाए। नहीं उसी पे ही आ रहा हूँ, आगे उसी पे ही आ रहा हूँ, उसी पे ही आ रहा हूँ। नहीं तो फिर मुर्तज़ा सोलंकी साहब से भी हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। जन्नत की हवा, हद रफ्तार 65 किलोमीटर, आगे मुझे यही आ रहा है इस शेर के बाद। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि मियाँ साहब और मुनीफ भाई, मौरूसियत जमहूरियत नहीं होती, ये सिविलियन डिक्टेटरशिप होती है और ये बदतरीन शक्ल है आमरीत की या फौजी डिक्टेटरशिप की। दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा, उनकी अपनी पार्टी है, मैं इस पे एतराज़ क्या कर सकता हूँ, लेकिन वालिद साहब ने ऑर्डर किया, चाचा जानी ने, शहबाज शरीफ साहब ने इम्प्लीमेंट किया और उनको पार्टी संभाल दी गई, दे दी गई। तीसरी बात यह है कि मुझे अच्छा लगता इमरान खान साहब भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी पेशावर जाते और मरियम नवाज साहिबा बहावलपुर की बजाय पेशावर होती। ठीक। चौथी बात यह है कि मुफ्ता इस्माइल साहब वो जा रही हैं, उन्होंने ऐलान किया कि वो जा रही हैं पेशावर। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, मुशाहिद हुसैन साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब,
मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम अज़ कम जितनी जितनी किसी की ईमान की सियासी ईमान की कोई हरारत थी उतना उतना वह बोले, और ये ख़ानदानी ग़ुलामी के ख़िलाफ़ बोलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। चौथी बात ये कि भाईजान मियाँ साहब, मरियम नवाज़ साहबा को बहावलपुर से महंगाई मार्च लेकर आना चाहिए था और इस्लामाबाद आना चाहिए था, क्योंकि अगर वो 12% पर महंगाई मार्च कर सकती हैं तो 30-40% पर भी उनको करना चाहिए था। और नवाज शरीफ साहब को महंगाई पर नींद नहीं आती थी। अभी 23.5% है, वैसे 30 पर चली जाएंगी। नहीं आप ये ग्राउंड पे आए ना। सही बात है बट साहब, आप ठीक कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ। हाँ ग्राउंड पे आए। ये जो निसाबी किताबों में तो हो सकता है 20% तो मैं भी मान लेता हूँ, लेकिन उस मानने से 20% मानने से आटा अगर कुछ हो सकता हो तो फिर मैं मान लेता हूँ। अच्छा, दूसरी बात, नवाज शरीफ साहब को नींद नहीं आती थी और मरियम नवाज साहबा जब मिफ्ता साहब थे तो कहती थी मैं इस गुनाह में शरीक नहीं हूँ। आप पता नहीं क्यों। और शहबाज शरीफ साहब का दुख होता था रोज़ उनको, और इसहाक डार साहब आई कैन हैंडल IMF एंड मईशत, और आज माफ़ कर दो IMF, और मौलाना साहब फूकों वाले भी कह रहे हैं कि जैसे कौम वैसे हुक्मरान। ये सरेंडर किया है आप सारों ने। 10 महीनों में आपने सवा सत्यानाश कर दिया इस मुल्क का, और 4 महीनों में मईशत का सवा सत्यानाश कर दिया। और हम बिजली इमरान खान के दौर की देख लें, आज देख लें, गैस इमरान खान के दौर की देख लें। बड़ी साहब ये बातें तो बता दी है, मियां साहब क्लीन स्वीप करना चाह रहे हैं। और बड़ी साहब छोड़े, और आप कॉन्फिडेंस चेक करें मियां साहब का, यार वो कह रहे हैं हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। बड़ी साहब आप किन ख्वाबों ख्यालों में हैं? आप मैं कह रहा हूँ करें, मैं कब कह रहा हूँ ना करें, मैं उनकी एग्री करता हूँ, करें, बिल्कुल करना चाहिए उनको। मैं तो हैरान, लेकिन उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 10 महीनों में जो क्लीन स्वीप किया है उन्होंने वो भी कर लिया उन्होंने, 1.5 महीने में आगे भी जाके करें। अच्छा, मुझे और अच्छा दूसरी बात ये है कि क्या उसको कहते हैं कि शुक्र करो पाकिस्तान बच गया। अल्लाह इस मुल्क को रखे। वैसे डार साहब ने तो कहा है कि ये मुल्क अब अल्लाह के हवाले, तरक्की खुशहाली वही देखेंगे। तो लेकिन ये पाकिस्तान 24 करोड़ लोग और जिसका ज़र मुबादला $3.5 अरब डॉलर हो, वो कहाँ तक बचेगा, कब तक बचेगा और कैसे बचेगा? ठीक हो गया। और आखिरी बात, जो 5 का टोला शौक से उनके सारे डाले उनके झोली में, ठीक है, मगर आप उस 5 के टोले के साथ थे। और अगर मैं किसी दिन मैं और मियाँ साहब इकट्ठे बैठ जाएंगे, बताएंगे कि कब कौन कौन साथ था। चलो ठीक है। बात है, अगर आपकी 10 महीने की हुकूमत ना होती, ठीक है, और ये आपकी कारकर्दगी ना होती, तो हम मान जाते कि वो 5 का टोला खराब। चलो ठीक है, 5 के टोले की बात भी होगी, ज्यादा खतरनाक हुआ। 5 के टोले की या 6 के टोले की बात भी होगी। मुर्तज़ा सोलंकी साहब सर जरा रहनुमाई फरमाइएगा। सबसे पहले तो ये कि मरियम नवाज शरीफ साहबा वापस आ गई। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा मैंने इस्तीफ़ा 3 जनवरी को गालिबन दे दिया था। पहले तो ये बताइए कि सर आपके नज़दीक ये जो मैं इसे इन फाइटिंग कहा जाए या एक रिजेंटमेंट कहा जाए, मरियम नवाज शरीफ साहबा को ये ओहदा मिला, आज उन्होंने, कोई ये कह नहीं रहा कि उनका मुखातिब कौन था, लेकिन उन्होंने कहा कि लोगों को तकलीफ़ है, को मौरूसी सियासत की या मेरे ओहदे की, तो लोगों के प्यार जो है ये मौरूसियत नहीं है, जमहूरियत है। पहले तो सर ये बताइए कि क्या ये बात दुरुस्त है आपके नज़दीक? दूसरा ये कि जो कॉन्फिडेंस है मियां जावेद लतीफ़ साहब का मरियम बीबी आ गई हैं, हालात बदल गए हैं, वो 5 का टोला भी नहीं रहा, और अब इंतखाबात हुए तो मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप करेगी। सर आपका तज्जिया क्या कहता है? देखें, जो शाहिद खाकान ने कहा है वो बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि ये उनकी जो एक तरह से नाराज़गी है उसका इजहार है, लेकिन ये नाराज़गी चौधरी निसार वाली नाराज़गी से ज़रा मुख्तलिफ है। चौधरी निसार ने तो ये कहा था कि जी ये बच्चे हैं और बच्चे गैर सियासी होते हैं। जो अब्बासी साहब का जो लबो लहजा है वो फ़र्क है। वो कहते हैं कि जी मैं 35 साल से पार्टी में हूँ और रहूँगा और कारकुन रहूँगा, तो ज़रा एक तरह से बहुत नरम किस्म की एक नाराज़गी है। मुझे नहीं मालूम कि मरियम ने आज जब मौरूसियत का जवाब दिया तो वो जवाब शाहिद खाकान को दे रही थी या कुछ और लोग हैं उनकी जमात में। मियां जावेद लतीफ़ बेहतर निशानदही कर सकते हैं कि वो किन से मुखातिब थी। लेकिन जो मौरूसियत की बात है वो पाकिस्तान की सियासत में एक हकीकत है और बदकिस्मती से वो तमाम जमातों में है। ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून में नहीं है, PTI के अंदर भी है। जो
शाह महमूद कुरैशी हैं, उनको पूरे इतने बड़े सरायकी वसेब में अपनी बेटी के अलावा और कोई नहीं मिला। और खैबर पख्तूनख्वा में तो लिस्टें लंबी हैं, परवेज खटक से लेकर दूसरों तक। तो ये एक हकीकत है। तो जब मेरे भाई इरशाद भट्टी एक इनकलाबी पार्टी बनाएंगे तो मैं तो उसकी भले भले करूंगा ताकि आइंदा जो है वो हमें किसी को शिकायत ना हो। ये जो मरियम ने कहा था ना कि मैं इस गुनाह में शरीक नहीं हूँ, तो मैं तारीख की दुरुस्तगी के लिए कह दूं कि वो तोसी वाला जो मामला था उस पर उन्होंने कहा था कि मैं इस गुनाह में शामिल नहीं थी, और उस पर उन्होंने पेशकश की थी कि मैं ये जो 16 नायब सदर बने हुए थे उनमें से एक से मैं इस्तीफा दे दूं। लेकिन जो एक हकीकत मैं चाहता हूं कि आप समझें वो ये है कि चाहे वो मरियम की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो, जो 2021 के फिगर्स हैं वो ये है कि पाकिस्तान में 15 से 64% साल की जो उम्र के जो लोग हैं वो 60% हैं। कोई वक्त आना चाहिए कि जो निस्बतन जो नौजवान लोग हैं उनको क़यादत का मौका मिले, चाहे वो मरियम हो। मेरे ख्याल में जरदारी साहब को बहुत पहले एहसास हो गया था तो उन्होंने बिलावल को एक जगह दे दी। बिल्कुल। तो कम से कम एक जो नस्ल का जो कनेक्शन है वो ज़रूर बनना चाहिए। अब मरियम वो किरदार अदा कर सकेंगी जो बेनज़ीर भुट्टो ने किया, वो वक्त साबित करेगा। वो कहते हैं ना कि द प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग इट। बिल्कुल। जब वो लेकिन एक सियासी अमल से वो गुजरी हैं, जेल भी गई हैं, उनके होटल में उनके कमरे का दरवाज़ा भी टूटा है, उनको बहुत मुश्किल हालात में भी रखा गया है। तो वो उन्होंने अपना एक ड्यू रोल तो प्ले किया है, ठीक है। लेकिन ये मैं मियाँ साहब की जो रजायत है, जो ऑप्टिमिज्म है कि लोग जो है वो इनको क्लीन स्वीप देंगे, मैं तो उम्मीद कर सकता हूं कि ये उनकी जो ख्वाहिश है वो बराए, लेकिन मुकाबला बहुत सख्त होगा क्योंकि आपने ये एक्सप्लेन करना होगा कि जिन हालात से हम गुजर रहे हैं उसमें हमारा कितना हिस्सा है और इमरान खान का कितना हिस्सा है और जो दूसरे पावरफुल फोर्सेस है उनका कितना है। बिल्कुल ठीक है। मैं जरा एक ब्रेक लेता हूँ जी, वापस आते हैं। मियाँ साहब ने शायद थोड़ा मीठा ज़्यादा इस्तेमाल किया, कोई क्लीन स्वीप की बात कर दी। भट्टी साहब ने तो जाहिर बात है उनका जो तज्जिया था वो तो काफ़ी ऐसा था कि उन्होंने तकरीबन मियाँ साहब को कहा कि बस ठीक है, इतने सारे तमगों के साथ लोगों का रहोगे, अगर आपको क्लीन स्वीप कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुर्तज़ा सुलगी साहब ने फरमाया कि बड़ा टफ कॉम्पिटिशन होगा। जो उम्मीद है या कॉन्फिडेंस है मियाँ जावेद लतीफ़ साहब का वो हमेशा से दीदनी होता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन मामला जरा और भी है जी। इमरान खान साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि शायद ये नविश्ता दीवार है, इट्स राइटिंग ऑन द वॉल कि इमरान खान साहब नाअहल होंगे, ये उनके मुखालिफिन कहते हैं। लेकिन क्या होंगे या नहीं, क्या जो मॉरल साइड है वो भी अब सियासत के अंदर इसी तरह ही सामने आनी चाहिए जैसे आती है। लोग कहते हैं नहीं कि अगर किसी और के साथ हुआ तो फिर इमरान खान साहब के साथ क्यों नहीं, अगर कोई और नाअहल हो सकता है तो इमरान खान क्यों नहीं। तो ये सवालात बड़े अनकम्फर्टेबल है और जवाब तो इससे भी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मेरा मामला ये है कि अब मुस्लिम लीग नून चाहती ये है कि इमरान खान साहब को नाअहल किया जाए। अब वो तोशाखाना वाला मामला शुरू हुआ, फॉर द टाइम बीइंग इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नाअहल किया, वो मामला ट्रायल कोर्ट में चला गया, रेफरेंस भेज दिया इलेक्शन कमीशन के, जो कि खाकसार ये समझता है कि प्रीमेच्योर नाअहली थी इमरान खान साहब की। बहरहाल वो 63(1)(1)(f) के तहत नहीं हुई। लेकिन यहाँ मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि इमरान खान साहब की नाअहली पक्की है। और वो क्यों समझती है? अता तारड़ साहब या और तलाल चौधरी साहब जो है उनका ख्याल है कि ये तो काम पक्का है। तो क्या फरमा रहे हैं आज अता तारड़ साहब, जरा सुनिए। क्या टिरियन जेड वाइट आपकी बेटी है कि नहीं, ये आप कोर्ट में जवाब जमा करा दें। अगर आप ये जवाब जमा कराते हैं कि है तो आप आर्टिकल 62 के तहत डिस्क्वालीफाई। अगर आप जवाब जमा कराते हैं कि नहीं है तो फिर जो आपने एफिडेविट झूठा जमा कराया है उसकी सजा मिलती है। अगर एक वजीर आजम बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला जा सकता है तो दूसरा वजीर आजम क्या बेटी छुपाने पे नहीं निकाला जा सकता? सवाल जाहिर बात है, मैंने इसलिए कहा था कि कानूनी एतबार से देखा जाए तो ये मामला बड़ा सादा नज़र आता है, लेकिन इसका एक अखलाकी पहलू है। अल्लाह ताला सब के पर्दे रखे और अल्लाह ताला सबको एक इज़्ज़त महफूज फरमाएँ। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं बहसियत जर्नलिस्ट समझता हूँ कि शायद वी शुड नॉट स्क्वीज देम डाउन टू अ टेबल जहाँ हम डिस्कस करें, बट क्योंकि अब ये मामला अदालत के अंदर है और ये मामला इस तरह डिस्कस हो रहा है तो फिर अब वो अदालती एस्पेक्ट के हवाले से हम ज़रूर करेंगे। मैं ज़रा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, यहाँ कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि आप लोग बहुत
बिलो द बेल्ट जा रहे हैं, लेकिन फिर आपका फौरी तौर पर जवाब जो होता है वो ये होता है कि हमारे साथ अगर ये हुआ तो इमरान खान के साथ क्यों नहीं, इमरान खान से क्यों ना पूछा जाए। तो लेकिन मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब की इस तरह की नाअहली की ख्वाह आप क्यों हैं? मतलब तोशाखाना भी चल रहा है, वो भी हो रहा है, ये बेटी वाला मामला बड़ा पुराना है, और क्यों तुसी पीछे पे हो कि नहीं ये मतलब यही करना है, इधर पीछे भी तुसी हो मेरे ख्याल। मुनीफ फारूक साहब, मैं आपकी खिदमत में 2 गुजारिशात करना चाहता हूँ। पहले तो आपने कहा कि वो क्लीन स्वीप किस तरह, एक जुमला उस पर कहने की इजाज़त दे दें। स्कूते ढाका के किरदारों को अगर बेनकाब करके सज़ा दे दी जाती तो आज हम 5 किरदारों की 2017 के 5 किरदारों की बात ना करते। और क्लीन स्वीप किस तरह करते हैं कि ये जो मलबा आज हमारे पे डाला जा रहा है, हमारी मुस्लिम लीग की हुकूमत ये नहीं है, ये एक कौमी हुकूमत है, हमारा मुआवजा किसी ने करना है 2017 से करे। और ये जब हम बताएंगे कच्चा चिट्ठा खोल के कि 5 किरदारों ने आज के पाकिस्तान को इस हालत में किस तरह पहुंचाया, फिर क्लीन स्वीप करेंगे। अब आ जाए जो आप बात कर रहे हैं कि हम क्यों इस पीछे पड़ गए हैं, ये टेरियन वाइट और उनकी साहबजादी मुबैना साहबजादी के बारे में जो बात है। देखें, अगर तो आप ये कहें कि किसी पॉलिटिशियन की निजी ज़िंदगी के हवाले से बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है, मैं तो कहता हूँ किसी इंसान के बारे में भी नहीं होनी चाहिए। और मेरी आदत नहीं है इस तरह की गुफ्तगू करने की, मगर मैं मजबूर हूँ, अगर ना करूँ तो अंदर से जलता हूँ, और अगर करूँ तो फिर वो जो आप बात कर रहे हैं उसके ज़ुमरे में आ रहा हूँ। बात सीधी सी है कि जो मदीना की रियासत बनाने के दावेदार थे, क्या मदीना की रियासत बनाने के दावेदारों का किरदार ऐसा होना चाहिए? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि भाई अगर कोई कहता है, और आज मैंने उनके मुख्तलिफ लोगों की बातें सुनी, सोशल मीडिया पे चल रही थी कि जनाब उसकी बेटी है नहीं है, आपको क्या। वो तो कहते हैं मैं को पारसाओ वाली जिंदगी नहीं गुजारी मैंने, वो कहते हैं मैं तो प्ले बॉय था, ये वो तो कहते भी है ना, वो कहते हैं कि मैं को जी आप ठीक कह रहे हैं कि प्ले बॉय का उन्होंने कहा कि मुझे बाजवा ने कहा कि आप प्ले बॉय थे, और मैंने कहा हाँ मैं था। भाई मेरी बात सुने, आप मदीना की रियासत बनाने की बात ना करें, आप कहें कि मैं अच्छे से अच्छी गवर्नेंस देने की कोशिश करूंगा, पाकिस्तान को अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करूंगा। तौबा नौज़ बिल्लाह, जिन्होंने मदीना की रियासत का ख्वाब देखा है उनके किरदार पे लोग उंगलियां भी उठाएंगे और अच्छा किरदार की तवक्को भी रखेंगे। अब आगे मैं ये कहूँगा कि वो बार बार ये महसूस फरमाते हैं कि कल को कोई कहेगा कि फ़लाँ की 3 बच्चे हैं, 3 बेटियाँ हैं। भाई आज के दौर में किसी के मतलब इस तरह की बात करना, इल्ज़ाम लगाना नामुमकिन है। डीएनए करा लें, पता चल जाएगा कि आप इस बात पर तुले हुए हैं कि इमरान खान साहब की नाअहली आपने करवानी है। मैं नहीं कह रहा, मैं नाअहली के हक में नहीं, तो मगर मैं और इसके लिए इतना गला फाड़ फाड़ के आपके तमाम दोस्त अदालत के बाहर क्या कह रहे हैं। हाँ। उनकी जो जोश और जज्बा है वो तो यही है कि रात से पहले इमरान खान को नाअहल कराना। मैं कहता हूँ कि जो कुछ इस बंदे ने पाकिस्तान से कर दिया, पाकिस्तान की अखलाकियात से, पाकिस्तान की तहजीब से, पाकिस्तान की मईशत से, पाकिस्तान की सफारती तलकात से, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों की जो ज़हन साजी कर दी, ये छोटा लफ्ज़ है कि इसको नाअहल करना चाहिए। ऐसे बंदे को संसार करना चाहिए जिस तरह का किरदार इस बंदे ने 4 साल में अदा किया। अल्लाह साहब के पर्दे रखे। देखिए इमरान खान साहब की तो वो साहबजादी आ गई ना, पता नहीं किस किस के जिंदगी में क्या क्या हुआ है यार। मेरी बात सुन लेना, अगर हुआ है तो कोई मदीना की रियासत बनाने का दावेदार वो नहीं होगा जिसने इस तरह का किरदार। पीर फकीर छोड़ के सारे गुनाहगार हैं। एक सेकंड ना, मेरी बात सुने, पीर फकीर छोड़ के जो सारे गुनाहगार हैं, कभी किसी ने कहा कि तौबा नौज़ बिल्लाह जो वही आती थी मेरे अल्लाह माफ करे, ये जो बातें की जा रही है इमरान खान के हवाले से, मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि भाई इसका, मैं क्यों कहता हूँ कि इसका हशर ऐसा होगा, वजह
भाई आप किसी के मजहबी जज्बात से खेलते हो, आप अपने तड़का लगाने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है ये मजहबी मुनाफरत की बातें ना करें। सर ना करें, सर ना करें, फिर आप ये बात ना करें, सर मैं आपसे आप ये बात ना करें कि हम उसके पीछे पड़ गए। एक सेकंड मैं कह रहा हूं, चलिए आप इस पर वेजिटेरियन राइट वाले इशू फिर आप दूसरी बात ना करें प्लीज। फिर आप रुक जाएं, ये आप मत कहा करें कि हम उसको नाहल करवाना चाहते हैं। तो और क्या करवाना चाहते हैं? ये तो फैक्ट है। अच्छा यार एक सेकंड ना, मुझे ये बताएं, आप 30 अरब का टीका लगा दे डेवलपमेंट के नाम पे 5-6 अजला में, आप तोशाखाना लूट के ले जाएं, आप रिंग रोड पे करवाएं। बात तो सुने ना। जी जी। क्या एक बाइख्तियार हुकूमत थी ये 1.5 मास पहले? क्या इमरान खान कहते नहीं थे कि मुझे सहूलतकारी कौन दे रहा था? क्या परवेज अली कह रहे थे? क्या मुनस अली यार आप किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। ठीक, अब ये लोग कहते हैं क्या? चले मैं एक मिनट, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सर ये बताइएगा, ये जो इमरान खान साहब की मुबैना साहबजादी वाला मामला है, अब मियाँ साहब कहते नहीं, मैं एक तरफ मियाँ साहब फरमाते हैं ज़ाती हैसियत में मुझे पता, ये कहते नहीं किसी सियासतदान को इस तरह नायल नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जो शख्स ये दावेदार है कि हम मदीना की रियासत के सतूर पर कोई रियासत बनाएंगे, उनका अपना किरदार कैसा है। मेरी इस्तदलाल ये है, मेरी दलील नहीं, मेरा ये होता है जहन में कि भाई सब भी निजी ज़िंदगी के अंदर तो हम किसी की ज़िंदगी में क्या है क्या नहीं है, किसी के क्या पर्दे हैं, अल्लाह सब की इज़्ज़तें महफूज रखे। ये मामला अब अदालतों में आएंगे, इनके ऊपर नाअहलियाँ होंगी, कीचड़ उछाला जाएगा, तो ये सिलसिला कहाँ रुकेगा? इस मामले पे आप क्या कहेंगे सर, ये ऐसे ही खुलना चाहिए मामला या नहीं? देखिए, मैं ज़ाती तौर पर आर्टिकल 62 और 63 के अंदर जो ज़ियाउल हक ने जो तरामीम की थी जी, मैं उनका मुखालिफ रहा हूँ और आज भी मुखालिफ हूँ। अब मुश्किल ये है कि इमरान खान ने नेशनल टीवी पे बैठ के हामिद मीर साहब के साथ कहा था कि अगर मैं भी वज़ीर आज़म बनता हूँ तब भी ये 62-63 जो है इसी तरह से रहनी चाहिए, चाहे मैं भी नाअहल हो जाऊँ, चाहे मैं भी नाअहल हो जाऊँ। आपको याद होगा जी? बिल्कुल। अब एक तो वो खुद ये कह चुके हैं कि जी वो चाहते हैं कि इस मयार पर बाकी सब लोगों को परखा जाए। अगर ऐसा है तो फिर उनके लिए इस्तिस्ना कैसे पैदा की जाए, ये एक मुश्किल सवाल है। दूसरा जो मामला है वो ये है कि वो माफ़ कीजिएगा, वो तस्बीह हाथ में पकड़ के या का नब्द व या का नस्तईन से शुरू करके जिहाद की बात करके और जो मजहबी शख्सियात हैं उनके साथ एक निस्बत ढूंढने की जो कोशिश करते हैं, तो वो और फिर खलीफा वक्त की मिसाल देते हैं, तो वो अपने लिए बहुत मुश्किल मयार जो है वो बनाते हैं। तो अब जो आज उन्होंने जो जवाब दिया है जी, वो आप क्योंकि माहिर कानून हैं तो शायद टेक्निकल हिसाब से वो उन्होंने अपनी जान छुड़ाने की कोशिश, वो कमज़ोर जवाब है सर, लेकिन जो उसका तर्जुमा करें अगर सियासी तौर पर, तो वो हमारे एक भुट्टो साहब होते थे, उन पर इल्ज़ाम लगा के जी वो शराब पीते हैं, तो उन्होंने जलसे में कह दिया कि हाँ मैं पीता हूँ, गरीबों का खून नहीं पीता। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अवाम इतने वसी दिल हैं कि अगर आप उनके साथ सच बोलें तो वो आपको माफ़ कर देंगे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह से 62-61F के तहत नवाज शरीफ की जो ताहयात नाअहली थी वो भी गलत था, उनकी बहाली होनी चाहिए। इंसाफ ये होगा कि वो भी बहाल हों और इनको इस बात की सज़ा न मिले जो इन पर केस बना है। ठीक, शाद भट्टी साहब, ये जो मामला है मैं आपके सामने भी ये रखूँगा था कि अखलाकी मामलात हैं, ये बात दुरुस्त है कि फिर हमें हमारे ये दोहरा मेयार भी नहीं होना चाहिए, फिर हिपोक्रेसी भी नहीं होनी चाहिए। अगर एक तरफ हम प्रचार करते हैं किसी अच्छी बात का तो हमारा अपना किरदार भी साफ सुथरा होना चाहिए, लेकिन यहाँ बात किरदार से बढ़कर एक हकीकत है कि एक इमरान खान साहब की वो साहबजादी जिनके बारे में कहा जाता है, इमरान खान साहब ने कहीं डिनाई नहीं किया कि वो उनकी साहबजादी नहीं है। इमरान खान साहब उन्हें ओन नहीं करते। आज जो अदालत में जवाब जमा करवाया गया, मैंने उसकी तफसीलात आपके सामने रख दी। मियाँ साहब का ये कहना है कि नहीं, नाअहली नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर मेयार वो अपनाएं जो खुद को सादिक और अमीन कहते हैं, वो फिर हर मेयार पर सादिक और अमीन के तौर पर पूरा उतरें और
अपना जो पैमाना है उसके ऊपर उसी पैमाने पर परखे जाएं जिस पे कोई और परखा गया। भट्टी साहब, इसका जवाब तवील होगा यकीनी तौर पर। एक मुख्तसर सा ब्रेक आ रहा है, सख्ती से लेके वापस आ रहे हैं ब्रेक। भट्टी साहब से जवाब से शुरू करेंगे, हमारे साथ रहिए। एक दफा फिर आपको खुशामदीद करते हैं। भट्टी साहब, सवाल मैंने जनाब से पूछ लिया था, क्या कहेंगे भट्टी साहब इस इशू के ऊपर? देखिए मुनीब भाई, पहली बात तो ये है कि मियाँ साहब, मियाँ जवेद लतीफ़ साहब मेरे भाइयों जैसे हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं और मैं वाकई इनसे बहुत इख्तलाफ करता हूँ ऑन द कैमरा, लेकिन ऑफ द कैमरा हमारी बड़ी अच्छी एसोसिएशन है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि दोबारा कभी भी प्लीज़ इस तरह की गुफ्तगू ना करें कि वही आती है और संसार कर देना चाहिए। आपने पहले भी एक मरतबा मज़हब पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसका साइड इफ़ेक्ट्स बहुत बुरे हुए, और अल्लाह हमारे सारों ऐबों पर पर्दा डाले। अल्लाह हमारे सारे जो ऐबों पर पर्दा डालता है बंदा, अल्लाह उसके ऐबों पर पर्दा डालता है। और यकीन करें मेरे समेत हम कोई ऐसा नहीं है कि जो पत्थर उठा के मार सके, इतना बिलो द बेल्ट, इतनी ज़ाती ज़िंदगी में जितना ये मुस्लिम लीग नून एक एक्साइटमेंट में कर रही है। एक ज़िंदगी थी इमरान खान साहब की, उन्होंने गुजारी, और अगर बंदा तौबा कर ले, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बंदा एक यू टर्न ले ले, एक बंदा दूसरी लाइफ में आ जाए, तो उसको उस पर नहीं कहना चाहिए कि वो इखलाक का प्रचार करते थे। मैं मज़हब का सियासत में जो इस्तेमाल है उसके हमेशा ख़िलाफ़ रहा हूँ। रियासत मदीना पे हमने बड़ी बात की है कि आपको अपने अमल से साबित करना चाहिए, लेकिन अगर बंदा एक बात करता है तो उसके पीछे नीयत अल्लाह और बंदे की अल्लाह जानता है। 2 मरतबा वो, हाँ, और ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर उनकी वो बेटी है तो उनको बड़ा दिल करके, बड़ा आदमी बन के, बड़ा ज़र्फ करके डिक्लेयर करनी चाहिए। क्यों नहीं डिक्लेयर करनी चाहिए? ज़िंदगी इंसान की होती है, हम सारे गलतियां करते हैं, हम सारे रास्ते से लेफ़्ट राइट होते हैं, कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। अल्लाह ने उनको वज़ीर आज़म बनाया है और इसके अलावा वो क्या चाहते हैं। लेकिन 2 मरतबा वो MNA रहे हैं, 35 सीटों के साथ वो अपोजिशन के लीडर भी रहे हैं, वज़ीर आज़म भी रहे हैं, और लेकिन ये केस नहीं आया, उस वक्त नहीं आया, और 4 जजेस ने माजरत भी की है, मुस्तरद भी हुआ है। 20-22 साल पुराना केस उठाकर अगर आप इमरान खान को नाहिल कर देते हैं, सियासत से निकाल देते हैं, तो मेरे ख्याल से ये बर्तरी होगी आपकी इखलाकी, यानी इखलाकियात के बिना। ये पाकिस्तान बनने से पहले ये भाईजान नहीं भाईजान नहीं, मैंने कभी, मुझे नहीं लगता अगर नवाज शरीफ साहब का कोई 75 साल पुराना ऐसा केस हो तो मैं उस पर बात करूं, और अगर मैं नहीं चाहूंगा कि अगर उनका 40 साल पुराना केस हो तो वो इस तरह अदालत में आए और इस तरह मैं कहूं कि उनको संसार करना चाहिए, और इस तरह मैं कहूं कि उन पर वही बड़ी साहब अगर एक बात, बड़ी साहब एक बात इस्तेमाल करके तो बड़ी साहब एक कार्ड खेल बिल के बाद आपकी दुरुस्त है, मैं उसको सेकंड करता हूं। कार्ड खेला गया है, बड़ी साहब सुन लीजिए, बड़ी साहब इस पर रोशनी डाल देना, जिनके खिलाफ मजहब कार्ड खेला गया, बिल्कुल ठीक है, साहब का सर फटा है, मुझे पता है, आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं, पड़ी है, इनको जूता लगा है। बड़ी साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, जरा नहीं मेरी बात सुन ले, नाहिल कर ले। बड़ी साहब मेरी बात करते हैं इरशाद भट्टी साहब, जहाँ इस्लामी टच देने की वो बात करते थे, उस वक्त भी बात किया करते आप। अच्छा चले, बड़ी साहब एक कानून भी है ना, बड़ी साहब इस पर रोशनी डाले सर। की हमेशा की है, लेकिन सर ये आपको जेब नहीं देता। मदीना की रियासत तौबा नौज़ बिल्लाह जिस तरह की वो ये नहीं हो सकता, ये बात ना करें, मेरे से छड़े ना, इस बात को ना करें। किसने कहा है कि संसार करना चाहिए? ये गलत बात है। नहीं वो आपने संसार का लफ्ज इस्तेमाल किया, मैंने ठीक किया ना यार। वो मियां साहब छोड़े ना यार, वो बात तो आप जब गलत बात करोगे, आपका कैरेक्टर ऐसा है। मैं कानूनी एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं, मियां साहब कानून पर आ जाए, मजहबी बात ना करें कि ये उसकी खाक को नहीं छू सकते उन अंबिया इकराम की। मियां साहब हम कानूनी बात कर रहे हैं, भट्टी साहब जरा इस पे बात करें कि अगर जो बात सुरंगी साहब ने भी की और बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब, एक तो ये कि अगर इस बात को एक्सेप्ट कर लेते तो हमारे अवाम बड़े फॉरगिविंग है, इमरान खान साहब इतनी कदावर शख्सियत है कि बात माजी का हिस्सा बन जाती। दूसरी बात ये कि कानून भी तो है ना भट्टी साहब, अब बड़ी बात है, इमरान खान साहब को शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा अगर वो तस्लीम कर लें कि वो उनकी साहबजादी है या तरदीद कर दें, नहीं है तो ये मामला वंस एंड फॉर ऑल कानूनी तौर पर भी खत्म हो जाएगा। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए भट्टी साहब? बिल्कुल होना चाहिए, मैंने तो शुरू में कहा है, अगर उनकी बेटी है उनको डिक्लेयर करना चाहिए, बेटी है मान लेनी चाहिए, अगर नहीं है तो इनकार कर देना चाहिए। और दूसरी बात है, इस कौम के सामने अपना हार्ट आउट रखना चाहिए कि हाँ भाई मेरी लाइफ थी,
ठीक, मुझसे गलती हुई, मैंने ये किया और वो उनका कद बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, प्लीज दोबारा मत कीजिएगा ये संसार संसूर वाले। बिल्कुल ठीक, इस काबिल नहीं, गलत बात है, इसको नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मियां साहब इसके ऊपर मजीद बात मैं आपको दरखास्त करूंगा। देखिए मजहबी हवाले से मैं कहता हूँ ये बात नहीं होनी चाहिए, और अल्लाह ताला सबकी इज्जतें और पर्दे महफूज रखे। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, अगर सर आप कुछ ऐड करना चाहिए, लास्ट 10-15 सेकंड, आप ये गैस आपने सुन ली। सर मैं एक मुर्तज़ा सोलंकी साहब से वो कहना था कि उन्होंने कहा कि नई नस्ल का कनेक्शन मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के साथ है। भाई इस पार्टी में, नून में और पीपल्स पार्टी में और भी कोई नई नस्ल के लोग होंगे। जी मुर्तज़ा सोलंकी साहब मैनू बना दो। अच्छा चले मुर्तज़ा यार बात सुने ना, 72 साल नौजवान और भट्टी साहब 65 साल नौजवान। यार मुर्तज़ा सोलंकी साहब की बात सुन ले। जी भट्टी साहब, बात यह है कि मेरे तो बाल सफेद हो गए, तो मैं तो ऐसी इनकलाबी जमात बना नहीं सका। ठीक है, जिस दिन आप ये आपने झकावा दिया हुआ है, असल में आप करके आपके पीछे चलूंगा। चले वक्त खत्म हो गया। अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं, प्रोग्राम देखा, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।